का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी पैटर्न पर आधारित जो ज्योग्राफी की हमारी क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लान किया हुआ है कि हम टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके पहले पार्ट के अंदर में देखे हुए हैं, उसकी हम आज रिवीजन भी करने वाले हैं। तो आप लोगों को बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बाद में कंटिन्यूएशन में फास्ट रिवीजन भी करेंगे, और जो बचे हुए हमारे 25 क्वेश्चन है उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और पिछले लेक्चर की रिवीजन भी हो जाएंगी आप लोगों की। आप लोग जो है फास्ट चेक भी कर पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हो। तो सभी का स्वागत है। अर्नव, उजा कुमारी जी, रोहना, रेहाना, नीतू, सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से कि जी सर सेशन को लाइक कर दिया है। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि हम इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेशन आपके लिए लेकर आ सके। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कल कौन सा सेशन आप लोग चाहते हो। ठीक है, कल क्या पॉलिटी का सेशन हम लोग करें, पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस बीपीएससी के लिए? अगर आप हाँ बोलोगे तो वो सेशन भी कल हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आपके कमेंट्स जितने ज्यादा रहेंगे, जितने ज्यादा आप लोगों के शेयर्स रहेंगे, ठीक है, उतना जल्दी हम लोग ये सेशन लगा पाएंगे। नाउ पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका कल हमने 25 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन जो है इसको करने वाले हैं। ठीक है, साथ में हम लोग बीच में रिवीजन भी करेंगे पिछले 25 क्वेश्चन की। 26वें नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये है आप लोगों का, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है कौन से जो है कौन सी झील जो है के बाजू से बहता है, मतलब उन दोनों के बीच में कौन सी झील है। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी जो है यहां पर में आ जाएगी आप लोगों की। कृष्णा नदी यहां से आती है गोदावरी नदी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, इनका जो डेल्टा है, ठीक है, मतलब कि जो इनका समुद्र से जस्ट मिलने से पहले वाला जो इलाका है, उसके बीच में यहाँ पर में एक लेक है, एक झील है। ठीक है, उस झील का नाम बताइए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में कौन सी वाली झील आती है, तो वो आती है कोलेरू झील। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कोलेरू झील कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी कौन से महासागर में जाकर मिल जाती है? तो कृष्णा और गोदावरी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, महासागर में नहीं, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर में जाकर मिलती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अंदर में कोलेरू झील जो है इनके डेल्टा के बीच में मौजूद है, दोनों का जो अलग अलग डेल्टा है उनके बीच में। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स के यहाँ पर आपका जो है वुलर झील कहां पर में, तो वुलर झील आप लोगों को पता है फ्रेंड्स के वुलर झील आप लोगों को मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। ठीक है, सांभर झील आप लोगों को राजस्थान के अंदर में मिलेंगी, और पेरियार झील आप लोगों को मिलेगी केरला में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि पेरियार झील कहां पर में, केरल में, सांभर झील राजस्थान के अंदर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, कोलेरू झील जो कि कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के बीच में मौजूद है, आंध्र प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 27वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी। चलिए, केवल और केवल जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में 40 लाइक्स दूर है हमारे पहले पड़ाव से 1000 के, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे हर कोई बच्चा। केवल अब 30 लाइक्स दूर है हम लोग जी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? इनमें से बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं बात करूं सबसे दक्षिण में कौन सी है, ओके, तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये बनती है कहां पर में? नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जहां संगम होता है उधर में तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में बनती है। दोडा बेट्टा उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स पलानी हिल्स 2 बार आ गया है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स जो है आप लोगों का आपको पता ही है, यहां पर में मौजूद है केरल के अंदर में। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी इसी के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, तो पलानी हिल्स आप लोगों को यहाँ पर में 2 बार दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग मतलब समझने के लिए आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि किस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। वैसे जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर में जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है, वो आपका पलानी हिल्स ही होने वाला है। कि ठीक है, कि पलानी की पहाड़ियां जो है इनमें से सबसे दक्षिण में है, क्योंकि बाकी जितने भी है, ठीक है, बाकी जितने भी है, ठीक है, वो इनसे ऊपर है। ठीक है, इनसे ऊपर है पलानी से। वैसे पलानी 2 जगह पे आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम 2 जगह पे लगा देंगे आंसर, ए और बी, ए और सी है तो डी को भी लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब आप समझिए यहां पर में ये टाइपो था, लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर में भी किस तरीके से जो है देख लिया कि आंसर क्या हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है यहां पर में मौजूद है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी इधर में मौजूद है, और पलानी की जो पहाड़ियां है ना ये यहाँ, ठीक है, ये इधर साइड के अंदर में। मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर में, ओके, ये देखिए यहाँ पर में आप लोगों को दिखेगा। ठीक है,
नीलगिरी की पहाड़ियां ये इधर में, जहां पर मैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो संगम होता है यहां पर में, ठीक है। यहां पर में आप लोगों को मिलेंगी अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, ठीक है, केरल वाले साइड में। और उसके भी नीचे में यहां पर में पलानी हिल्स, इसके थोड़ा सा नीचे में, ये हिल्स के थोड़ा नीचे में है पलानी हिल्स। और सबसे ज्यादा नीचे में है कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिण में कौन सी है, तो वो है आप लोगों की कार्डमम हिल्स, ठीक है, इलायची की पहाड़ियां। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से पूछा था इनमें से कौन सी वाली सबसे दक्षिण में है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से। तो उनमें से पलानी सबसे नीचे है, ठीक है। ये मैप आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर में आप लोग ज्यादा अच्छे से जो है इसकी रिवीजन भी कर पाओगे और बार बार उस मैप को देखकर अच्छे से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, बफरिंग हो रही है, एक बार प्लीज टीम चेक कर लीजिए कि क्या बफरिंग हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कैंसल्ड पेपर था उसके अंदर में क्वेश्चन आया था। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ में सामान्य सीमा है, ठीक है, नेपाल के साथ में सीमा लगती है, ओके। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ में सामान्य सीमा लगती है, ठीक है। क्या हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल के साथ में, हिमाचल प्रदेश की, हाँ या ना। हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स इसकी सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो देखिए सिक्किम जो है फ्रेंड्स, ये सिक्किम जो है ना नेपाल और भूटान, ठीक है, मतलब बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में बिहार, झारखंड, झारखंड की जो है फ्रेंड्स नहीं लगती है, ठीक है, झारखंड की नहीं लगती। तो ए और सी जब आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ए और सी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक का भी सवाल पैदा नहीं होता। आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मिल गया है हम लोगों को बी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है, बिहार की लगती है, सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान दोनों के साथ में सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो यहां पर में अगर हम मैप के थ्रू देखें तो मैप में मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर में आप देखिए ये नेपाल है, नेपाल में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हाँ या ना, जल्दी से लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ में सभी लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। यहां पर में आप देखिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की सीमा लगती है। यहां पर में ना एक नदी है, प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग, यहां पर में एक नदी है जिसको बोलते हैं काली नदी, जो इन दोनों के बीच में, उत्तराखंड में मतलब भारत का जो भाग है और जो नेपाल का भाग है उनके बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करती है, बिहार के साथ में देखिए आप लोग सीमा साझा करता है नेपाल की बॉर्डर। अब आप देखोगे पश्चिम बंगाल जो है ना, ये इस तरीके से, इसकी अलग सा बॉर्डर ये इस तरीके से यहां तक इस तरीके से फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। यहां पर मैं आप देखिए ये डेल्टा है पूरा का पूरा, देख रहे हो आप लोग, ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है नेपाल के साथ में। और ये सिक्किम, सिक्किम जो है नेपाल और भूटान दोनों के बीच में है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप देखिए सिक्किम की सीमा जो है वो भी लगती है नेपाल के साथ में। उत्तराखंड अब लिख देंगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, सारे लोग लिख दीजिए कौन कौन से राज्य है और कितने हैं, संख्या गिन के बताओ जल्दी से। देखते सबसे पहले आंसर कौन बताता है लिखकर, संख्या भी, कि कितने राज्य है जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, एकदम स्पीड में संख्या भी गिनकर बताएंगे, एकदम स्पीड में आप लोग बताएंगे नाउ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स पूरी की पूरी एक लिस्ट है कि भारत की कौन कौन से राज्यों के साथ, कौन कौन से देशों के साथ में कितनी सीमा है और उसको नाम को क्या कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारी जो सीमा है उसको जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है, और 4096 किलोमीटर लगभग लगभग जो है उसकी सीमा है। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ में जो हमारी सीमा है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में जो रेखा है हमारी उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप लोगों को दी है, ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, ओके। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 15,106 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर ये अलग अलग जो रेफरेंस बुक है उनमें दिए गए हैं ये जो नंबर है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार 15,200 किलोमीटर है, इसी वजह से हम 15,200 किलोमीटर को सही मानते हैं, ठीक है। अदरवाइज कई सारी बुक है, ठीक है, माजिद हुसैन और कई सारी ऐसी बुक्स पुस्तकें हैं जिसके अंदर में जो है 15,200 की जगह पे 15,106 भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों का 15,200 आप लोगों ने मान के चलना भी फिलहाल के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है जो हम लोगों ने देखी थी, कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल
जाएंगे। पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो राशन जो होता है आपका, ठीक है। कल जाएंगे राशन लेने या पीडीएस लेने। ओके, तो अब यहां पर मैं आप लोग देखिए कि क्या बन रहा है इसका। क से बन रहा है काराकोरम, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर में है काराकोरम, ठीक है। ल से लद्दाख रेंज है, लद्दाख उसके नीचे में, ठीक है। जाएंगे से बन जाता है झांसकर रेंज, झांसकर, झांसकर श्रृंखला, तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ठीक है। पी से बन जाता है पीर पंजल, पीर पंजल, ठीक है। डी से बन जाता है धौलाधर, धौलाधर, और फिर एस से बन जाता है शिवालिक, शिवालिक। अब आप लोग बता दीजिए कि इसमें से कौन सा वाला सही लग रहा है आप लोगों को। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ में लगाना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ में लगाना है आप लोगों को, नीचे से ऊपर की तरफ में लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सी लगाने वालों, आपको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। यहां पर में दक्षिण से उत्तर की तरफ में बोला गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, शिवालिक, ठीक है, धौलाधर से नहीं स्टार्ट हो रहा है, पीर पंजल से स्टार्ट हो रहा है एक जगह पे, पीर पंजल, ठीक है। फिर झांसकर है, जी हाँ, झांसकर रेंज, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा है यहां पर में, ठीक है, झांसकर के बाद में लद्दाख और फिर काराकोरम, ठीक है। तो पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख, काराकोरम। क्या आप लोगों को आंसर मिल गया है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर लिख देंगे सभी के सभी बच्चे। अगर आंसर मिल गया है तो आंसर लिख दीजिए। सी लगाया है 55% लोगों ने, ठीक है। और जो सही करेक्ट आंसर है बी, वो कितने लोगों ने लगाया है? 38% लोगों ने, 38% लोगों ने, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां पर मैं उल्टा पूछा है क्योंकि आपसे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है ना, ये हमने उत्तर से दक्षिण की तरफ वाला लगाया था, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जब आपसे पूछा है तो आपको उल्टा लगाना है इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये आप लोगों की काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, झांसकर रेंज, पीर पंजल, धौलाधर और ये शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख और फिर काराकोरम रेंज, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है आप लोगों को, और ये मैप एचडी क्वालिटी के अंदर में आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप लोगों को दी भी होंगी नीचे में, जो है 90,000 से ज्यादा बच्चे उसके अंदर में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सही से ढूंढ कर टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में जुड़ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? बताओ इसका आंसर, कौन सी वाली सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अबोर झारखंड में, दूनगिरी उत्तराखंड के अंदर में, मिकिर असम में, नियमगिरी ओडिशा में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ना एक एक करके, अगर आप लोगों को बताता चलूं, तो ये पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतों की चोटी या पर्वतों जो है एक जो शिखर होता है पर्वतों का ऊपर वाला हिस्सा, अबोर जो है ना, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। दूनगिरी जो है ये आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में ही मिलेगा, दूनगिरी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में। मिकीर पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसाम के अंदर में है मिकीर। और नियमगिरी जो है ये आपको उड़ीसा से मिलेगा, ठीक है, नियमगिरी उड़ीसा के अंदर में है। तो ये बिल्कुल सही है 3। अबोर कहां पर में है ये आप लोगों ने याद रखना था, तो अबोर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये गलत तरीके से कौन सा लगा है, कौन सा नहीं है, ये बोला है ना आप लोगों से, तो ये गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो अबोर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि झारखंड के अंदर में, अबोर पर्वत, ठीक है। दूनगिरी कहां पर में, ये क्वेश्चन अपने आप में सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तराखंड में, लिख दीजिए कमेंट में। मिकीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ठीक है। तो मिकीर आसाम में है। और नियमगिरी कहां पर में है? तो नियम से उठ जाना चाहिए आपने, तो उड़ीसा, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होने वाला था, क्योंकि गलत पूछा है। देखो सही पूछा है या गलत पूछा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप एग्जाम के अंदर में सही से आंसर लगा के आए, ओके। चलिए, तो देख सकते हो यहां पर में मिकील रेंज आपका जो है फ्रेंड्स आसाम के अंदर में है,
ठीक है। अबोर हिल्स जो है आप लोगों को दिख रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है अबोर, ठीक है। डाफला हिल्स कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डाफला भी जो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है। और मिशमी हिल्स पूछा जाता है, ठीक है, मिशमी, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों से मीजो हिल्स पूछ लिया जाए तो ये याद रखना है आप लोगों ने, मिजोरम के अंदर में है, ठीक है। ब्लू माउंटेन कहां पर में है, ठीक है, ब्लू माउंटेन ये पूछ सकते हैं, ब्लू माउंटेन कहां पर में है, तो मिजोरम में मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। गारो खासी जयंतिया कहां पर में, मेघालय के अंदर में है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे अब कुछ रिवीजन क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर में हैं जल्दी से तैयार हो जाइए, हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो कि आप लोग तैयार है रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और एकदम स्पीड में आंसर करना है आप लोगों ने। कमेंट के अंदर में पोल ना दिया जाए टीम, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं R1 R2 R3 R4 ऐसा करते हुए आंसर आप लोगों ने स्पीड में लगाना है, ठीक है। या जो है आप आंसर जो है स्पीड के अंदर में ऐसे भी लगा सकते हो और गिनते रहिएगा बस कि कितना आपका स्कोर आया हुआ है रिवीजन के अंदर में। भारत की अवस्थिति लोकेशन कितनी है, भारत की लोकेशन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे भारत की, तो हमारा भारत जो इंडिया है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहां पर में खत्म होता है, जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के ऊपर में खत्म होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोगों को पता चल गई कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार की, मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे जाके खत्म होता है। अब जल्दी से आप लोग आंसर लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों ने आंसर लगाना है स्पीड में, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे आंसर लगाते हैं। आप लोग आंसर लगाएंगे। अक्षांशीय विस्तार आप लोगों ने आंसर लगा दिया है, देशांतरीय विस्तार आपने आंसर लगा दिया है। 46वीं और 39वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है, कभी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और किसको जोड़ता है, आप बताइए यहां पर में, ठीक है। जो है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट वाला हमने कल ही पढ़ा है। ईस्ट से वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिलचर से स्टार्ट होता है और पोरबंदर तक फैला हुआ है, सिलचर से पोरबंदर। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की, तो श्रीनगर से स्टार्ट होते हुए ये कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तो कन्याकुमारी तक आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है R2 था, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आंसर कमेंट के अंदर में स्पीड में करते रहिए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों को जितनी भी पेड क्लासेस है उनकी टेस्ट मिल जाती है, उन लोग उसकी आपको PDF भी मिल जाती है, ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। साथ ही साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के साथ में पूरा फुल कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही है, एनिमेटेड वीडियो से लेकर रिवीजन जो बैच है आप लोगों को वो मिलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। रैंक बूस्टर सीरीज आपको मिलेंगी जब जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को कोर्स के अंदर में ही मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे R3 आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सुमेलित नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लेनेट, तो क्या ये जुपिटर नहीं है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह जिसको आप लोग बोलते हो, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा प्लेनेट मर्क्यूरी है, बुध ग्रह, और सबसे पास का ग्रह भी है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह जिसको माना जाता है वो वीनस है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, ब्राइटेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर सबसे स्लोवेस्ट स्पीड बोला जाए किसी भी तरीके से, अगर खुद की चक्कर लगाने की बात की जाए, खुद का चक्कर लगाने के लिए, तो भी सबसे कम जो है, ठीक है, खुद का चक्कर लगाने के लिए रोटेशन के लिए, रोटेशन जिसको बोला जाता है वो है वीनस का, शुक्र ग्रह का, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है उसका है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन अगर परिक्रमा करने की बात की जाए, रिवॉल्यूशन की, सूरज के अराउंड घूमने की सबसे कम स्पीड वो नेपच्यून की है, नेपच्यून की, ठीक है। 165 साल लगभग, ठीक है, 165 ईयर्स। तो दोनों ही तरीके से अगर आप लोग देख ले तो सबसे स्लो स्पीड जो है वो मंगल की नहीं है, सबसे स्लो स्पीड, ठीक है। अगर सबसे धीरे धीरे अपनी परिधि के ऊपर में कौन घूमता है, अपने अराउंड में, ठीक है, जिसको रिवॉल्यूशन बोलते हो आप लोग, ठीक है, अपने अपने अराउंड घूम जाना, ठीक है, खुद ही में, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक बार रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये वीनस जो है फ्रेंड्स इसका सबसे लंबा समय है, 1 साल से भी ज्यादा समय लगता है उसको एक दिन को, और 1 साल पूरा कंप्लीट करने के लिए, मतलब सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए नेपच्यून को लगता है 165 साल का समय, ठीक है। चल, तो ये पूरे का पूरा लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सके इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवीजन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, ठीक है, लोहे का अयस्क है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो
सिडेराइट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लोहे का अयस्क है, इसमें से लोहा निकलता है। मैग्नेटाइट, इसमें से भी लोहा निकलता है। लिमोनाइट, इसमें से भी लोहा निकलता है। तो कौन सा है लोहे का अयस्क जिसमें से लोहा निकाला जाता है? ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऐसे ओर्स है या ऐसे अयस्क है जिसमें से लोहा निकलता है। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे R5 की तरफ में। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। R5 जल्दी से बताएंगे आप सभी की सभी। ठीक है, एकदम स्पीड में कमेंट के अंदर में आंसर करते रहिए, और जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। और जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे जी। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि इंडिया 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। ठीक है, तो भारत का 43% एरिया जो है फ्रेंड्स प्लेन का एरिया है, मैदानी इलाका है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है एनसीईआरटी के अनुसार। 30% जो एरिया है वो माउंटेन वाला एरिया है, और 27% जो है प्लेट्यू है, पठार है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है तीनों के तीनों। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सही वाला आपसे पूछा था कि क्या सही है। अब ये भी ध्यान रखना कि सही पूछा है या गलत पूछा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ पर में देखिए, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। ठीक है, तो आंसर लगाते रहेंगे आप सभी के सभी कमेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के। ठीक है, 5 में से कितना स्कोर आया आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके मुझे। 5 में से कितना आया? आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, और 5 में से कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फ्रेंड 31 नंबर का, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग। ठीक है, तो देखिए जवाहर सुरंग के बारे में आप लोगों को क्या पता है ये भी आप बताते जाइए। जवाहर सुरंग, ठीक है, अगर मैं जवाहर सुरंग की बात करूं फ्रेंड, तो जवाहर सुरंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली सुरंग है, जो आपका जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। मतलब कि हमारा जो यूनियन है, ठीक है, उसमें जो जम्मू रीजन है वहां तक की हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है। आपको पता ही कि नॉर्थ साउथ जो गलियारा है वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जम्मू से फिर कश्मीर तक जाने के लिए जो रास्ता है, ठीक है, वो बनिहाल दर्रे से जाना पड़ता है। बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, ओके, बनिहाल पास भी है वहां पर में, बनिहाल पास, उसमें हमने जवाहर सुरंग बनाई हुई है बनिहाल दर्रे के अंदर में, ताकि आसानी से जो है जम्मू से कश्मीर तक जाया जा सके। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने। 2.85 किलोमीटर की ये टनल है, ठीक है, 2.85 किलोमीटर की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जवाहर सुरंग कहां पर में बनी है? तो बनिहाल दर्रे में, बनिहाल पास में बनी हुई है। बनिहाल पास, ठीक है, किसको किसको जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनिहाल दर्रा कौन से दो इलाकों को जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको जो है बता दूं कि ये पूरी एचडी में इमेज आप लोगों को ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी, और एक हम नॉलेज कैप्सूल भी लगाएंगे जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वाले दर्रे, जो इंपॉर्टेंट वाले पासेस है, ठीक है, भारत के, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये है आप लोगों का बनिहाल दर्रा, ठीक है, ये क्या करता है? जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, ये याद रखेंगे आप सभी। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, और ये सारे एचडी मैप तो सारी चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या फिर 767611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। सफलता 65 इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्लैट 65% ऑफ के लिए। नाउ फ्रेंड्स, देखिए बोनस क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया था 2019 में। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, 2019 में। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आपका आया था DSSB TGT सोशल स्टडीज के अंदर में 2021 में। तो जितने भी बच्चे हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू कैन रिलाय ऑन टीचिंग परीक्षा। आपकी केवीएस आने वाली है, केवीएस के लिए भी आप टीचिंग परीक्षा के ऊपर में रिलाय कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही डीप रिसर्च करने के बाद में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जवाहर सुरंग नामक सड़क सुरंग किस दर्रे के बीच में है? बोनस क्वेश्चन आप लोगों का, आई होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, स्पीड में कमेंट के अंदर में भी लिखते जाएंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी है? तो कॉटन उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट किसको माना जाता है बोल रहा है यहाँ पर में? आइडियल है, ठीक है, कॉटन के लिए, उसका नाम ही है कपास की काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता है, बताया था मैंने आपको।
कि इसको रेगुर की मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को। ठीक है, दक्कन का पठार जो है वहां पर में मिलती है, ये बहुत है मात्रा के अंदर में। ठीक है, ब्लैक सॉइल, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉटन के लिए रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का 33rd नंबर का क्वेश्चन, टूथपेस्ट में, ठीक है, चमक किस खनिज से आती है? ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर में जो चमक होती है वो किस चीज से आती है? जल्दी जल्दी से बताएंगे, और केवल 100 लाइक जरूर है, हम लोग 2000 लाइक से जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, 33rd नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, टूथपेस्ट में नमक, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों के दंत मंजन के अंदर में या जो टूथपेस्ट है उसके अंदर में, ठीक है, उसमें दांतों की सफाई के लिए जो अपघर्षक डाले जाते हैं, एब्रेसिव डाले जाते हैं, जिससे कि दांतों की सफाई हो। ठीक है, अगर वो बिल्कुल एकदम पेस्ट होगा और बिल्कुल कुछ भी उसके अंदर में कण नहीं होंगे तो दांत साफ कैसे होंगे? तो उसके अंदर में सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ऐसे जो है फॉस्फेट डाले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी फॉस्फेट, सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमिनियम डाला जाता है। सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमिनियम डाला जाता है उसमें एब्रेसिव के रूप में, घर्षक के रूप में, जिससे दांतों को घसा जा सके। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स कई सारे जो है फॉस्फेट आपके डाले जाते हैं जो गालो आपके जो दांत है उसको गलने से रोकते हैं। ठीक है, एक खनिज है जिसका नाम है फ्लूओराइड। ठीक है, फ्लूओराइड जो है वो आप लोगों का डाला जाता है जो दांतों को गलने से रोकता है। ठीक है, और आप लोगों के जो है इसके अंदर में चमक प्रदान करने के लिए जो है आप लोग उसके अंदर में माइका डालते हो। ठीक है, ठीक है, दंत मंजन को क्या करता है, चमक डालता है उसमें माइका। ठीक है, अभ्रक होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने टूथपेस्ट के अंदर में। तो चूना पत्थर, सिलिका, ये डाले जाते हैं टूथपेस्ट के अंदर में किस चीज के लिए? ठीक है, एब्रेसिव, आपका अपघर्षक के रूप में। ठीक है, अपघर्षक, अपघर्षक मतलब दांतों की थोड़ी सी घसाई भी होनी चाहिए ना, तो एब्रेसिव के रूप में इसको डाला जाता है, एब्रेसिव, एब्रेसिव के रूप में। ओके, और ये डाला जाता है चमक के लिए। तो चमक के लिए क्या डाला जाता है? माइका। ये याद रखना था आप लोगों ने, लिख दो जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दो ताकि याद हो जाए आप लोगों को। सिलिका, लाइमस्टोन, इसके अलावा एक और होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसको भी डालते हैं अपघर्षक के रूप में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपका, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोगों के दांतों को गलने से रोकने के लिए क्या डाला जाता है उसके अंदर में, ठीक है, तो फ्लोराइड डाला जाता है। ये याद रखना आप लोगों ने, कैविटी से बचाने के लिए, कैविटीज जो दांतों में गलन या दांतों में जो दरारें आ जाती है ना, ठीक है, उसके लिए फ्लोराइड डाला जाता है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर में बफरिंग आ रही है। चलिए, आई होप फ्रेंड्स अब यहाँ पर में सब कुछ सही आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टूथपेस्ट के अंदर में अपघर्षक या एब्रेसिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, सिलिका। ठीक है, माइका जो है ये चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि दांतों के अंदर में कैविटी को कम करने के लिए या उसको गलने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लूराइड इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, फ्लूराइड। अभी भी बफरिंग आ रही है? एक बार प्लीज अभी भी बता दीजिए फ्रेंड्स कि क्या अभी भी आप लोगों को बफरिंग आ रही है? जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, तब तक आप लोग जो है फ्रेंड्स, जो जो भी आप लोगों ने यहां पर में देखा उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, एक बार लिखते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से।
जी चलिए, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ आंसर करते रहेंगे सभी के सभी जब तक हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है फ्रेंड। टूथपेस्ट के अंदर में कौन सा मिनरल होता है जिससे स्पार्कल या चमक आती है? तो चमक के लिए माइका होता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, चमक के लिए माइका होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध क्षेत्र है? ठीक है, फ्रिजिड जोन। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये अगर हमारी दुनिया है, ठीक है, और ये बीच में हमारा जो है 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको आप इक्वेटर बोलते हो, भूमध्य रेखा बोलते हो। तो फ्रिजिड जोन जो है ना, ये यहां इस वाले एरिया में दोनों गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक, 90 डिग्री नॉर्थ तक, और दूसरा यहां पर में 66.5 डिग्री साउथ से लेकर, ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको पेड क्लास में मैंने ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, 90 डिग्री साउथ तक होता है। ये जो दो एरियाज है आप लोगों के, ठीक है, इन दो एरियाज को फ्रिजिड जोन बोला जाता है। यहां पर में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसी वजह से फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को आप जो है आर्कटिक जोन बोलते हो, आर्कटिक आर्कटिक जोन। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में इसको बोला, इसको जो है ये जो 66.5 डिग्री वाली लाइन है आप लोगों की, इसको आर्कटिक सर्कल भी आप लोग बोलते हो, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक ओशियन के पास में, इस वजह से आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, या आर्कटिक वृत्त इसको बोला जाता है। और ये जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री साउथ वाले को, ठीक है, इसको अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल या दक्षिणी ध्रुव व्रत भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत, और इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत, क्योंकि दक्षिण में है। नाउ अब चलिए आंसर की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उत्तरी ध्रुव मतलब 90 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, नॉर्थ तक, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। दोनों गोलार्धों में 23.5 का कोई लेना देना नहीं है इसमें। दक्षिणी ध्रुव व्रत का मतलब क्या होता है? ये वाला देखिए, इसी का मतलब होता है 66.5 डिग्री, ठीक है, साउथ, अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। तो आप लोगों को अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर होता, जिन बच्चों ने भी क्लास देखी अच्छे से ना, उन लोगों को पता होगा। ग्लोब वाली लेक्चर कितने बच्चों ने देखा है मेरा, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि दक्षिणी ध्रुव व्रत, ठीक है, या अंटार्कटिक सर्कल जो है आप लोगों का, अंटार्कटिक सर्कल, इसी को आप 66.5 डिग्री साउथ बोलते हो। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, तो 66.5 डिग्री साउथ से दक्षिणी ध्रुव तक, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबोव था इसका। ठीक है, कितने लोगों ने सही लगाया था आंसर, और कितने लोगों को अब समझ में आ गया है? देखो यहां पर मैंने एग्जामिनर ने क्या किया, ये बात को समझो आप लोग। यहां उसने 66.5 डिग्री नॉर्थ बराबर दे दिया है, लेकिन यहां 66.5 डिग्री साउथ लिखने के बदले में उसने अंटार्कटिक सर्कल लिख दिया है। तो आपको पता होना चाहिए था कि 66.5 डिग्री साउथ को ही आप अंटार्कटिक सर्कल कहते हो। ये बात पता चल गई आपको? तो 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक सर्कल। इसको हिंदी में दक्षिणी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल को ही हिंदी में दक्षिणी ध्रुव व्रत कहा जाता है। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मैप के थ्रू भी आपको प्रोवाइड किया गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर मैं आप देख सकते हो हिंदी में भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। ये आपकी बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है 6वीं क्लास की, उसमें दिया हुआ है, और आपको बिहार बोर्ड की पुस्तकें भी प्रोवाइड करवा दी गई है पेड ऐप के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो श्रीनगर, मानसीन राम, चेन्नई। तो भारत के अंदर में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है मानसीन राम। जल्दी से बताएंगे कौन से स्टेट के अंदर में है ये, फास्ट स्पीड में बताइए। एग्जाम के अंदर में टीआरई 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड में कमेंट में अभी आंसर कर देना है आप सभी लोगों ने। मानसीन राम स्टेट का नाम आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बताना है आप लोगों ने, ठीक है, पीआरटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका टीआरई 3 के। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स हाउ मच अहेड फ्रॉम ग्रीनविच टाइम। मतलब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर में फ्रेंड्स, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन वाला टाइम है। ठीक है, 0 डिग्री वाला जो टाइम है, हमारा भारत यहाँ पर में है। ओके, तो हमारा भारत का जो समय डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट ईस्ट से। इसी को आप 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल देते हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, समय का कितना डिफरेंस है? भारत कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे। देखो एक चीज याद रखना फ्रेंड्स,
हर 15 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है ना कोई भी दो जगहों के बीच में, वो 1 घंटे का डिफरेंस पैदा करता है समय में। अगर एंगुलर डिस्टेंस उनके बीच में 15 डिग्री का है, किसी में अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो 2 घंटे का फर्क होगा, 45 डिग्री का फर्क है तो 3 घंटे का फर्क होगा, 60 डिग्री का फर्क है अगर कोई दो जगहों के बीच में, ठीक है, तो 4 घंटे का फर्क होगा उसमें। अगर 75 डिग्री का फर्क है तो 5 घंटे का फर्क होगा। अब यहां पर मैं आप देखिए 75 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है हमारे भारत के अंदर में, 82.5 डिग्री, मतलब 7.5 डिग्री और, ठीक है, तो ये 5 डिग्री, ठीक है, और हर 15 डिग्री का वो होता है 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री का होगा आधा घंटा, ठीक है, तो 7.5 डिग्री जो बचा हुआ है उसका हो जाएगा आधा घंटा, है ना, तो 5 घंटा और आधा घंटा 5.5 घंटा, आंसर हो गया आपका, ठीक है, अहेड है। ईस्ट में जितना जितना ईस्ट में जाओगे उतना उतना अहेड होता जाएगा, ठीक है। तो हर 15 डिग्री के ऊपर में 1 घंटे का फर्क होता है और हर 1 डिग्री के ऊपर में 4 मिनट का फर्क आ जाता है, 4 मिनट का समय का फर्क आता है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ये भी हो सकता है एग्जाम के अंदर में पूछ ले आप लोगों से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को याद रखना है भारत का मानक यामी उत्तर क्या है, जहां से हम समय निकालते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक है, निर्विवाद रूप से, ठीक है, कोई कुछ भी बोले, यूनाइटेड नेशन कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, भारत की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, हम जो है फ्रेंड्स K2 को ही मानेंगे, ठीक है, कांचनजंगा को नहीं मानेंगे। चाहे आज इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये, लेकिन वो भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर में अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, K2, ठीक है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन ऑस्टिन, और ये काराकोरम रेंज के अंदर में मौजूद है, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज में। ये अभी पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान बोलता है हमारी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये भाई भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एक ना एक दिन हम उसको वापस ले लेंगे, ठीक है, K2। तो ये याद रखिएगा, K2 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और उसके बाद में फिर कांचनजंगा आती है। कांचनजंगा आप लोगों को जो है कहां पर में मिलेंगी, कांचनजंगा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, कांचनजंगा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, सिक्किम के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, ठीक है, सबसे शुष्क या ड्राइएस्ट प्लेस भारत का कौन सा है, तो भारत का ड्राइएस्ट या सबसे सूखा स्थान कौन सा है, लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एज पर एनसीईआरटी। जल्दी से, सबसे गीला स्थान आप लोगों ने बता दिया था, मानसून राम सबसे ज्यादा जहां पर में बारिश होती है। तो भारत का सबसे सूखा जो स्थान है पश्चिमी राजस्थान के अंदर में जैसलमेर जो है फ्रेंड्स, वहां केवल 10 सेंटीमीटर के बराबर में ही बारिश होती है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, सी। केवल 57% लोगों ने सही आंसर लगाया था, ठीक है, तो आंसर सी है इसका, तो प्लीज याद रखिए, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए यार, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए आप लोग, और कल कौन सा सेशन करना है वो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मल्चिंग का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना था, ठीक है, मल्चिंग, ठीक है, अपने आप में एक टर्म है मल्चिंग। देखिए अगर मान लीजिए कि ये खाली जमीन पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, और यहां पर में सूरज दादा जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी अपनी छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता भी है कि वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन चल रहा है अभी, तो गर्मी है। अब ये क्या होगा कि सूरज की बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो यहां से जो इसकी नमी है ये उड़ जाएंगी, जो पानी की नमी है वो उड़ जाएंगी इसमें से। तो हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर में, ठीक है, घास फूस जो होती है ना, ठीक है, सूखी घास फूस वगैरह इसके ऊपर में उससे ढक देते हैं इसको, खाली स्थान को, ठीक है। तो जो खाली जगह होती, खाली जमीन होती है, ठीक है, उसको जैविक पदार्थ जितने भी होंगे, घास, ठीक है, स्ट्रॉज जो भी होगा उससे भर देंगे, ठीक है। फसल के बीच वाली जो जगह होती है उससे क्या होता है ना कि यहां पर मैं मान लीजिए कि फसल उगी हुई है, ठीक है, यहां पर मैं फसल उगी हुई है, तो नीचे से क्या होगा कि पानी यहां का भी खींच लिया जाएगा उसमें। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम जो है ये जो खाली जमीन है इसको ढक देते हैं ताकि पानी ऊपर ना उड़ जाए, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो उड़ ना जाए, ठीक है। तो फसलों के बीच में जो खाली जमीन होती है उसको, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से भर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आपके सूखी घास वगैरह टाइप की जो होती है, या कूलर के अंदर में जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, ठीक है, खस, उनसे उससे भर दिया जाता है ताकि वहां से पानी उड़े ना, ठीक है, पानी उड़ ना जाए, मॉइस्चर रिटेन रहे। तो मल्चिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो है रिटेन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर
वो रिटेन करना। स्किन मॉइस्चराइजर कोई लगाता है आप लोगों में से? ठीक है, ठंडी के मौसम में जब हाथ वगैरह फट जाते हैं तो आप लोग लगाते होंगे ना, ठीक है, स्किन मॉइस्चराइजर। वो भी आप लोगों का क्या करता है, ठीक है, जो आपके जो शुष्क हवा होती है या फिर ऐसी हवा जो कि आपके बॉडी में से जो मॉइस्चराइजर उसको उड़ा के लेके जाए अपने साथ में, उससे वो उसको प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो मल्चिंग भी हम लोग जो है वैसे ही कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले कितने लोग चाहते हैं कि कल जो है हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करें पॉलिटी के? कितने लोग चाहते हैं? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे। और हर एक बच्चा, जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, अगर उन लोगों का यहाँ पर में लाइक हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी वाले। ठीक है, जो एग्जाम्स के अंदर में आते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और बाकी सारे लोग भी जो है, जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? फलों और सब्जियों की खेती को जो है फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? तो फलों और सब्जियों की खेती को बोला जाता है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, बागबानी। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फलों और खेती की, फलों और जो है सब्जियों की, फूलों की खेती को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर, और कृषि जो ओवरऑल पूरा का पूरा जो है उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मैं आपको जो है फ्रेंड्स ये बता दूं, सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ। सिल्क वॉर्म्स, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पालना, ठीक है, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। प्लीज याद रखिए आप लोग। ठीक है, पिस्सीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिस्सीकल्चर, फिश को पालना। ठीक है, और आपके जो आर्टिफिशियल टैंक्स है, ठीक है, उसके अंदर में फिश को पालना और फिर वो मछलियों को पाल के फिर बेचना, मछलियां बड़ी होंगी तो। ठीक है, विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल और फ्लावर्स वगैरह उगाना। तो आप देख सकते हो ये पढ़ाया था आपको और वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बना, फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो बागबानी कहा जाता है। ठीक है, बागबानी कहा जाता है, आप लोगों का हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है ये क्या बनाती है? ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट, देखो कई बार ना अगर आप गुफा में जाते हो, कभी गए हो क्या गुफा में? ठीक है, तो आप अगर बहुत पुरानी गुफाओं में जाओगे जहां पानी वगैरह बहुत अंदर में जो गुफा होती है उसके अंदर में क्या होता है ना, ऐसा पानी टप टप टपकता रहता है। तो कई बार क्या होता है, पानी ऐसे छत से लटक जाता है, वो कई सारी आकृतियां, और जो पानी नीचे में गिरा हुआ होता है उस वो सूख के इस तरीके से वो बना देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ टाइप के वो बना देते हैं छोटी सी गुफा के अंदर में। ये इस तरीके से नोकीली आकृति ऐसी बन जाती है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर में। इसी को कहा जाता है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। ये क्या बनाता है, जो ग्राउंड वाटर होता है ना उसकी वजह से बनता है, जमीन के अंदर में जो पानी होता है, ठीक है, उसके वजह से बनता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, क्योंकि वो पानी ड्रिप होता है छत से। ठीक है, उसमें मिनरल्स भी मिले हुए होते हैं बहुत सारे, तो वो जम जाते हैं। तो उनके जम जाने के कारण अंडरग्राउंड वाटर के अंदर में जो मिनरल्स है पानी के अंदर में, उनकी छत से टपकते हुए वो हो जाने के कारण ये बनता है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आपने, छत से ऊपरी ऊपर में जो चिपकी हुई सतह होती, जो चिपका हुआ जो आकृति होती है उसको स्टेलेक्टाइट बोला जाता है, टाइट। ठीक है, और स्टेलेगमाइट जो होता है आप लोगों का, वो जो है वो नीचे में जो आकृति बनती है उसको स्टेलेगमाइट बोला जाता है। ठीक है, स्टेलेक्टाइट। ठीक है, देखो अगर आप इसको एक ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप पंखे को बांधोगे तो पंखे को टाइट बांधो, ठीक है, कहीं पंखा नीचे ना गिर जाए, तो स्टेलेक्टाइट, भाई टाइट पकड़ के रहना, नहीं तो सर पे गिरेगा फटाक से। ठीक है, तो टाइट ऊपर में। ठीक है, छत पे जो होती है पानी से बनी हुई आकृति अंडरग्राउंड वाटर से, उसको स्टेलेक्टाइट बोला जाता है। और माइट, ठीक है, माइट, माइटी मॉन्क आपने सुना होगा, जो संत होते हैं बढ़िया से, वो जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, तो जमीन पे जो होता है नीचे वाले हिस्से में उसको बोला जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपने, स्टेलेगमाइट। ठीक है, स्टेलेगमाइट। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी बना दूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून, ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका इसका आंसर दिख रहा है लेकिन मैं आंसर को छुपा दिया है। ठीक है, मोटा होने का कुछ तो फायदा है। ठीक है, व्हाट इज द नेम गिवन टू लार्ज अपार्टमेंट इन अमेजोन बेसिन? ठीक है, जिसके अंदर में ऐसी स्लांट छतें होती है, बहुत ऐसी, ठीक है, ढलान वाली छतें होती है, बताइए। तो मैनुइक, मलोका, कसावा, क्या बोला जाता है इसको? तो ढलान वाली जो छतें हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स जो रेन फॉरेस्ट होता है आप लोगों का, उसके अंदर में जो लार्ज अपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर में, ठीक है, जिनकी छतें एकदम वो तिरछी होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है मलोका। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मलोका। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, मलोका बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए
तो ये आप देख सकते हो पीपल एंड रेन फॉरेस्ट वाले चैप्टर में दिया हुआ है, मलोका बोला जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर में जिनकी स्टीपी स्लांटिंग रूफ वाली छतें होती है, तीव्र ढलान वाली छत होती है, उन घरों को मलोका कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं, किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? गंगा नदी के दक्षिणी भाग से, ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली, ये गंगा नदी है, ठीक है, उसके दक्षिणी भाग से मिलने वाली, क्योंकि उत्तर ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जी, अगर देखिए फ्रेंड्स मैं बात करूं आप लोगों से, कोसी नदी ये नॉर्थ से आती है, नॉर्थ से, ठीक है, उत्तरी भाग से आती है, ये साउथ वाला जो भाग है, ठीक है, उधर से आती है ये सोन नदी। गंडक नदी जो है ये भी नॉर्थ से आती है, नॉर्थ से, कोसी हो जाए, ठीक है, गंडक हो जाए, लेकिन जो सोन नदी है ना ये आपकी साउथ से आकर मिलती है उससे, ठीक है, दक्षिणी भाग से, राइट हैंड साइड से सोन नदी। बाकी दो जो है वो नॉर्थ से मिलती है, नॉर्थ से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, और ये मिलती है साउथ से, सोन नदी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर में ये सोन नदी जो है दक्षिण से आकर मिलती है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहां पर जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी, तो जल्दी से बताइए आप लोग, चिनाब नदी जो है कहां पर में जाकर मिल जाती है? तो चिनाब नदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, चिनाब, ओके। तो चिनाब नदी पाकिस्तान के अंदर में सिंध नदी में जाकर मिलती है, उस जगह का नाम है मिठानकोट। टीचिंग परीक्षा के अंदर में हमने रिवर वाला जो चैप्टर था उसके अंदर में पूरा इसको डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जो जितनी भी सारी नदियां है, ठीक है, चाहे वो चिनाब हो, ठीक है, झीलम हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, ये सारी की सारी नदियां एक साथ मिल जाती है, ठीक है, और फिर वो बनाती है पंचनद, पंचनद। तो एक्चुअल में ये पंचनद जो है वो जाकर मिलती है सिंधु नदी के अंदर में, यहां पर में ये जो जगह है इसको बोलते हैं मिठानकोट, मिठानकोट। तो ये चिनाब नदी आप देखिए यहां पर में झीलम इसमें आकर मिल चुकी है, ठीक है, झीलम ऑलरेडी इसमें आकर मिल चुकी है, अभी भी इसको झीलम चिनाब बोल रहे हैं। रावी नदी जो है ये भी चिनाब में आकर मिल चुकी है, अभी भी इसको चिनाब बोल रहे हैं। सतलज नदी यहां से आ रही है, इसमें ब्यास ऑलरेडी मिल चुकी है, भारत के अंदर में ही ब्यास नदी, अभी भी इसको सतलज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चिनाब और सतलज जब मिल जाते हैं ना तब भी इसको चिनाब ही बोला जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पंचनद, क्योंकि पांचों पानियों का संगम हो जाता है इसमें। फिर ये चिनाब जिसको पंचनद भी बोलते हैं वो जाकर मिलती है फ्रेंड्स कहां पर में? सिंधु नदी में, ठीक है, पांचों पानियों का पानी, पांचों नदियों का पानी एक साथ पंचनद बनके चिनाब जिसको बोलते हैं वहां पर, क्योंकि सबसे बड़ी नदी यही है ना, इसी वजह से ऑफिशियली इसका नाम चिनाब ही होता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में पंचनद बोलते हैं क्योंकि पांचों नदियों का पानी इसमें है। मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर में, मिठानकोट में। तो मिठानकोट के अंदर में मिलती है, ये याद रखना था आप लोगों ने। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिठानकोट के अंदर में सिंधु नदी में जाकर मिलती है, मिठानकोट पाकिस्तान में, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, ये याद रखना, सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी जो सबसे ज्यादा पानी लाती है। सबसे लंबी सहायक नदी बोला जाए तो वो सतलज हो जाएगा, वो ऑलरेडी मैंने कराया है आपको। नाउ फ्रेंड्स, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा वाला सही है ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। जोग, जोग वाटरफॉल, ठीक है, कपिल धारा, धुआंधार, देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों से बात करा जाए कौन सा वाला सही नहीं है, देखना यहाँ पर मैं ध्यान से देखना आप लोग, कौन सा वाला सही नहीं है पूछा है, आप क्या करोगे कौन सा सही है लगा के फटाक से लगा दोगे आंसर। लेकिन फ्रेंड्स जोग जलप्रपात की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर में कर्नाटक में, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कपिल धारा, ठीक है, ये नर्मदा नदी के ऊपर में है, ये याद रखना आप लोगों ने, नर्मदा नदी के ऊपर में, ठीक है। धुआंधार ये भी नर्मदा नदी के ऊपर में है, नर्मदा मध्य प्रदेश के अंदर में नर्मदा नदी पर। तो ये दोनों के दोनों गलत है, और आपसे गलत वाला ही पूछा गया था, तो बी और सी आंसर हो जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो जब ये गलत वाला पूछा है, सही वाला पूछा है, उसको थोड़ा सा याद रखिए आप लोग प्लीज, ठीक है, कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ओके, ध्यान रहेगा आप लोगों का, एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, ध्यान रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन था ये। चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं हम लोग जल्दी से। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सुंदरबन के बारे में, ठीक है। टीआरई 2 का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। सुंदरबन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, चलिए पहला ही पॉइंट दे दिया यहाँ पर में, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन के अंदर में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका नाम सुंदरी पेड़ से लिया गया, सुंदरी नामक जो पेड़ पाया जाता है उससे लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर में रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर में पाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर में तो सारे पॉइंट सही दिए है सुंदरबन के बारे में,
ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबोव, सही बोला था ना यहाँ पर मैं, तो बिल्कुल सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में सुंदरबन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना, यहाँ पर में सुंदरबन पाए जाते हैं। सुंदरबन बोला जाता है इसको क्योंकि सुंदरी नामक पेड़ वहां पर में मिलते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको सुंदरबन बोलते हैं, सुंदरी नामक पेड़ की वजह से। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, नदियां जब समुद्र में मिलने से पहले छोटे छोटे भाग में टूट जाती है। आप देखिए ये नदी टूट गई छोटे छोटे भाग में, ठीक है, दलदली भूमि का निर्माण करती है ऐसे छोटे छोटे भाग में टूट कर, ये देखिए आप लोग, पूरा ऐसा छोटे छोटे भाग में दलदली भूमि बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा मतलब समुद्र से मिलने से पहले जो वो एरिया बनाता है वो वाला, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरी नामक पेड़ की वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर में बंगाल, ठीक है, रॉयल टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स। ये पूरा का पूरा आप लोगों का जो है फ्रेंड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सुंदरबन जो है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बंगाल टाइगर यहाँ पर में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर में बनाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डू यू नो एनसीईआरटी, डू यू नो, पेड क्लास में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है आप सभी लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखते हैं 46 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी आपको पेड क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कौन से नदी पर बना है, कौन से राज्य में है, तो राज्य है कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर में मौजूद है ये, कावेरी नदी के ऊपर में, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से नदी पर है, कावेरी नदी पे। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूपी की भी डिफरेंट एग्जाम में, यूपी की डिफरेंट एग्जाम में, बिहार की डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है, और अलग अलग जो है फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। शिव समुद्रम जलप्रपात सभी बच्चे कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। हम 3000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हैं, ठीक है। जल्दी से आप सभी के सभी जहां भी शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी, ठीक है। चलिए, तो कावेरी नदी जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लिखा पानी ग्लेशियर कहां पर में है, लिखा पानी कौन से राज्य के अंदर में, ठीक है। तो लिखा पानी ग्लेशियर, यह हिमनद कहां पर में लोकेटेड है। हिमनद का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, जिसमें से पानी फिर नदी बनाता है, ठीक है। तो लिखा पानी जो है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर में लोकेटेड है। तो अरुणाचल प्रदेश और मतलब मान लीजिए हमारे भारत का यहाँ पर में ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, तो अरुणाचल प्रदेश और यहाँ ये हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर में म्यांमार, ठीक है। तो उनकी बॉर्डर के ऊपर में लिखा पानी ग्लेशियर लोकेटेड है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा पानी ग्लेशियर भारत के कौन से वाले राज्य में है, लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ओके, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की बॉर्डर पर, इसको भी याद रख सकते हो आप लोग। चलिए, लिखा पानी ग्लेशियर, ठीक है, वहीं पे लिखा पानी पास भी है, उस ग्लेशियर के पास में दर्रा जो आने जाने का रास्ता बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो भारत की सबसे लंबी नहर, 48 नंबर का क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 3 में और बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बताइए जल्दी से, भारत की सबसे लंबी नहर कहां से निकलती है ये भी बता दीजिएगा आप लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नहर कहलाती है। तो सबसे लंबी नहर जो है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर है ये, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, जहां पर में ब्यास नदी, ठीक है, सतलुज नदी में आकर मिलती है, सतलुज नदी में, वहां पर में बनाता है हरिके बराज, हरिके बराज, ठीक है, हरिके बराज, यहां से ये नहर निकलती है, यहां से इस नहर को निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर, इंदिरा गांधी नहर। हरिके बराज पंजाब से निकलती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग को पानी प्रदान करती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, ये याद रखना है आप लोगों ने। हरिके बराज से निकल के राजस्थान के पश्चिमी भाग को पानी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच में जो है ना दूरी, ठीक है, इसको आपको पता है क्योंकि पूरा एकदम स्फेरिकल नहीं है ना, वो कैसा है, थोड़ा सा अंडाकार है पृथ्वी और सूरज के बीच का जो पृथ्वी और सूरज का जो ऑर्बिट है, ठीक है, पृथ्वी का ऑर्बिट सूरज के अराउंड में। तो एक समय होता है जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, एक समय होता है जब डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है, उसको पेरीहीलियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, ठीक है। और जब सबसे दूर होता है डिस्टेंस, उसको बोला जाता है एपीहीलियन, ठीक है, एपीहीलियन, ठीक है। तो पृथ्वी के बीच में जब सबसे अधिक दूरी होती है उसको कहा जाता है अपसौर, और सबसे कम जो दूरी होती है उसको बोला जाता है उपसौर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। एक इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूं। तो सबसे जब ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसको जो है फ्रेंड्स एपीहीलियन कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। एपीहीलियन अधिकतम जो दूरी होती है आप लोगों की, ठीक है, अप, ठीक है, सौर। नाउ अब देखिए यहां पर मैं आप लोग यहां देख पा रहे होंगे
एपीहिलियन, ठीक है, एपीहिलियन आप लोगों का ये जुलाई के महीने में होता है एपीहिलियन, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 लाख, ठीक है, यहाँ पर मैं 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, अगर मैं मिलियन के अंदर में मानूं, ठीक है, और करोड़ में मानूं तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के करीब करीब का जो है डिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर में जब पेरीहिलियन होता है, ठीक है, पेरीहिलियन, तो पेरीहिलियन के समय में जो है फ्रेंड्स डिस्टेंस कम होता है, और इसको आप लोग क्या बोलते हो, सूर्य समीपक, या सूर्य समीपक, या फिर आप इसको जो है उपसौर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, उपसौर। तो अधिकतम दूरी जो है उसको अपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी को अपसौर, ये याद रख लेना आप लोगों ने, मैक्सिमम डिस्टेंस एपीहिलियन अपसौर, ठीक है। तो अधिकतम दूरी अप एपीहिलियन, ठीक है, अपसौर। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अपसौर, और इसको कहा जाता है उपसौर, सबसे कम वाला डिस्टेंस। तो ज्यादा वाले डिस्टेंस को एपीहिलियन अपसौर, और कम वाले डिस्टेंस को पेरीहिलियन उपसौर, ठीक है। पेरीहिलियन होता है जनवरी के महीने में 3 से 4 जनवरी को, और 3 से 4 जुलाई को होता है एपीहिलियन, जुलाई के महीने में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, पृथ्वी और सूरज के बीच में अधिकतम दूरी जब होती है, सबसे ज्यादा दूरी होती है, तो एपीहिलियन बोला जाता है। एपीहिलियन को हिंदी में अपसौर बोलते हैं, एपीहिलियन, ठीक है। और जब सबसे कम डिस्टेंस होता है उसको पेरीहिलियन बोला जाता है, उपसौर, ठीक है। उपसौर होता है जनवरी में, और अपसौर होता है आप लोगों का जुलाई के महीने में।